हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 70 कवर करने वाले हैं। इससे पहले 69 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं जो कि यूपीपीसीएस एंड आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे हम लोग, और पीडीएफ किस तरीके से लेनी है ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बांध परियोजना तमिलनाडु में स्थित नहीं है? योर ऑप्शंस आर मैटूर, पायकारा, पापनाशक या फिर पोंचमपाद। सो करेक्ट आंसर इज पोंचमपाद, ऑप्शन नंबर डी। पोंचमपाद बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है, जबकि तमिलनाडु में मैटूर, पायकारा और पापनाशक व इसके अलावा वहाँ पर परम्बिकुलम बांध परियोजना भी स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु की तीनों याद रखना है, इसके अलावा ये भी याद रखनी चाहिए कि ये कौन सी नदी पर है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, देश की पहली गैस पाइपलाइन निम्न में से किसके मध्य निर्मित की गई थी? योर ऑप्शंस आर हजीरा, बीजापुर, या फिर नाहर काटिया बीजापुर के बीच में, या फिर नाहर काटिया व बरौनी के बीच में, या फिर बरौनी व जगदीशपुर के बीच में। सो गाइस, एक्चुअली करेक्ट आंसर इज नाहर काटिया व बरौनी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देश की पहली गैस पाइपलाइन असम के नाहरकाटिया से नूनामाटी होते हुए बिहार के बरौनी तक स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। दूसरा स्टेटमेंट है, चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। तीसरा स्टेटमेंट है, महाराष्ट्र में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक है। ऑप्शंस है यहाँ पे कि कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या फिर एक दो तीन, यानी कि तीनों ही सही है। तो ये बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। देखिए, बात हो रही है चीनी उद्योग के बारे में, तो यह दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, ये चीज़ सही है। इसके अलावा चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, ये गलत है क्योंकि महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके अलावा महाराष्ट्र में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक है, ये भी रॉन्ग है क्योंकि तमिलनाडु में है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादकता जो है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है, यानी कि ए। चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक तमिलनाडु में है, न कि महाराष्ट्र में। वस्त्रोद्योग के बाद चीनी उद्योग देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। अच्छा, दूसरा है और फर्स्ट कौन सा, ये याद रखना। ठीक है, वस्त्रोद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है? स्वतंत्र, आंशिक रूप से स्वतंत्र, या फिर सबसे मुक्त व स्वतंत्र, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो गाइस, जो करेक्ट आंसर इज आंशिक रूप से स्वतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, तो जो रैंकिंग है, यानी कि रिपोर्ट जो स्थिति है वह आंशिक रूप से स्वतंत्र की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट में भारत की स्थिति को स्वतंत्र से आंशिक रूप से स्वतंत्र कर दिया गया है। दुनिया के सबसे मुक्त और स्वतंत्र देशों में कौन से कंट्री हैं? फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन शामिल हैं, जबकि तिब्बत और सीरिया की स्थिति इस मामले में सबसे ख़राब है। तो सबसे ख़राब स्थिति वाले जो कंट्री होते हैं उनको भी याद रखा करिए, ये चीज़ मैंने कल भी बोली थी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी के केंद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्मांड, बल्ज, आकाशगंगा या फिर एंड्रोमेडा। सो करेक्ट आंसर इज बल्ज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मंदाकिनी के केंद्र को बल्ज कहते हैं, तारों के विशाल समूह को मंदाकिनी कहते हैं, और ब्रह्मांड की रचना कई मंदाकिनी से मिलकर हुई है। ये चीज़ ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे हम लोग जब जीएस की सीरीज चल रही है उसको कंप्लीट करेंगे तब। सो नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ कुछ ज्वालामुखी दे रखे हैं और उनकी अवस्थिति दे रखी है, तो इसमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है माउंट चिम्बारोजे जो कि इक्वाडोर में है। सेकंड है माउंट कोलिमो ब्राज़ील में है। थर्ड है माउंट चेरीकुटिन
जो कि मैक्सिको में है, और फोर्थ है माउंट मेरापी जो कि इंडोनेशिया में है। ये यहाँ लिखा गया है, लेकिन इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है ये हमें बताना है। तो एक्चुअली जो माउंट कोलिमो है वह ब्राज़ील में नहीं है, मैक्सिको में है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? बी। माउंट कोलिमो ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है, न कि ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, 2 कथन है, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। पहला है पवनें सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। सेकंड स्टेटमेंट है तापमान के अधिक होने पर वायुदाब भी अधिक होता है। ऑप्शंस एज ऑलवेज वही है, केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं, या फिर दोनों सही या फिर दोनों गलत है। देखिए, ना तो दोनों सही हैं और ना ही दोनों गलत हैं, तो फिर है क्या, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये चीज़ हमें बतानी है। एक्चुअली पवनें सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, बिल्कुल सही बात है। बट तापमान के अधिक होने पर वायुदाब भी अधिक होता है, ये गलत बात है, क्योंकि वायुदाब कम होता है। ऑल राइट, इट मीन्स योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। पवनें सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, लेकिन तापमान के अधिक होने पर वायुदाब कम होने लगता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे अग्निवलय की संज्ञा दी जाती है? और ऑप्शंस आर पूर्वी अफ्रीका की पट्टी, मध्य अटलांटिक पट्टी, या फिर मध्य महाद्वीपीय पट्टी, या फिर प्रशांत महासागरीय तटीय पट्टी। सो आंसर जो है वो है आपका प्रशांत महासागरीय तटीय पट्टी। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रशांत महासागरीय तटीय पट्टी को अग्निवलय की संज्ञा दी जाती है क्योंकि यह क्षेत्र भूकंपीय व ज्वालामुखी की दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय है। ओके, नेक्स्ट है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान। इनको उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शंस भी मैंने दिखा दिए हैं, आप ऑप्शंस देख सकते हो। मैं इनको पढ़ूंगी तो नहीं, 1 2 3 4 4 3 1 2 ये सब पढ़ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, इसलिए आप देख सकते हैं आसानी से और अपना आंसर भी लगा सकते हैं। मैं इनको बता देती हूँ आपको कि आंसर क्या है इसका। उत्तर से दक्षिण की ओर बात हो रही है। ठीक है, सो गाइज योर करेक्ट आंसर इज़, सही लग रहा है मुझे तो ये सीक्वेंस, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है इसमें। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन में डी करेक्ट होना चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, प्रश्न में दिए गए देशों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व ईरान है। मीन्स टू से सही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्न जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? ओके, नहीं है पूछा गया। कनारी जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, वेंगुला जलधारा, या फिर अगुलहास जलधारा। तो कौन सी गर्म है? इट मीन्स यही पूछा है ना, ठंडी नहीं है तो गर्म ही होगी। तो देखिए, जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है अगुलहास। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अगुलहास एक गर्म जलधारा है जो कि दक्षिण हिंद महासागर में चलती है, और अन्य सभी जो है वह ऊपर की ठंडी है, बाकी सब जो है वो ठंडी है। ठीक है, सो नेक्स्ट है बिक्र फील्डर, विली विली, नॉर्वेस्टर तथा बुरान। उपरोक्त भवनों में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर बहती है या है? ऑप्शंस हैं केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1 2 3, या फिर चारों। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर बहती हैं, बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। सो देखिए गाइस, करेक्ट आंसर जो है ना वो ये है कि एक तो उनमें से ब्रिक फील्डर है, एंड विली विली भी है, बुरान नहीं है, नॉर्वेस्टर भी है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बुरान नामक स्थानीय पवन साइबेरिया में चलती है, जबकि विली विली व ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में तथा नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलती है। ओके, सो आंसर इज़ करेक्ट। मैंने सही बताया है ना? 1 मिनट मुझे दोबारा से ज़रा क्लियर करने दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बता दिया है। नहीं, सही बताया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके, नगर दे रखे हैं और उनके उपनाम। शिकागो का उपनाम है धूम्रनगर, यरूशलेम का है पवित्र भूमि, और न्यूयॉर्क का है फैशन नगरी, और जंजीबार का है लॉन्ग द्वीप। एक्चुअली फैशन नगरी न्यूयॉर्क नहीं है भाई, पेरिस है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फैशन नगरी पेरिस को कहा जाता है, न कि न्यूयॉर्क को।
नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। भारत और दूसरा अदर कंट्री कौन सा, ये पूछा गया है। जो दूसरा कंट्री है वो है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। और मैत्री सेतु पुल फेनी नदी पर बनाया गया है। 1.9 किलोमीटर लंबा पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। ये जो फैक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। यहीं से प्रश्न बनेगा। और ये कौन सी नदी है, ये भी। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या फिर ओडिशा। सो गाइस करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी। तेलंगाना के हैदराबाद में साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है। यह डेस्क देश में अपनी तरह की पहली लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल है। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला। 13वीं सदी के आसपास यूरोपियों ने भारत की ओर रुख करना प्रारंभ किया क्योंकि 13वीं सदी के आसपास मुसलमानों का आधिपत्य भूमध्य सागर और उसके पूर्व के क्षेत्रों पर हो गया था। ऑप्शंस तो आपके एज ऑलवेज वही रहने वाले हैं हमेशा की तरह। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए व आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी बिल्कुल सही करता है। आप चाहें तो दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। इट मीन्स योर आंसर शुड बी ए। ओके। 13वीं सदी के आसपास मुसलमानों का आधिपत्य भूमध्य सागर और उसके पूर्व के क्षेत्रों पर हो गया था। अच्छा, उसके पूर्व के क्षेत्रों पर भी हो गया था इसके साथ में आधिपत्य, और इस कारण यूरोपीय देशों को भारतीय माल की आपूर्ति ठप पड़ गई थी। इसके चलते यूरोपीय देशों ने सीधे ही भारत की ओर रुख करना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल के रूप में एक पृथक हिंदू राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है हिंदू महासभा एंड नेक्स्ट है मुस्लिम लीग, कांग्रेस या फिर कैबिनेट मिशन। सो गाइस योर करेक्ट आंसर इज हिंदू महासभा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। 1947 में बंगाल में हिंदू महासभा ने पश्चिम बंगाल के रूप में एक पृथक हिंदू राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ घटनाएं दे रखी हैं, इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। इसको व्यवस्थित करते हैं हम। ऑप्शंस आपको दिखाई दे देते हैं ताकि आप लोग भी व्यवस्थित करने की कोशिश करें। स्टार्ट करेंगे वेवेल योजना के साथ। सबसे पहले हम इनके सन लिख लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस खुद ही डिसाइड हो जाएगा। वेवेल योजना 1945। एंड बात करें अगर हम, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1943 में। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946। 3 जून तो सभी को पता है 1947। इसको लगा लीजिए इस सीक्वेंस में। 2 1 एंड 3 4 है कहीं पे? कहीं नहीं है ना, ये रहा बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यस, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1943 में। वेवेल योजना 1945 एंड मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 1946 एंड 3 जून योजना 1947। ओके। गांधी जी द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से हरिजन यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? ऑप्शन है साबरमती, दिल्ली, वर्धा या फिर बम्बई। सो गाइस करेक्ट आंसर इज वर्धा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से नवंबर 1933 में गांधी जी ने हरिजन यात्रा का प्रारंभ वर्धा से किया था। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस है वह 18वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रणी नेता थे। उसके बाद है वह पाश्चात्य होना चाहिए था, ये पश्चात्य लिख दिया है। शिक्षा के
प्रबल समर्थक थे। फिर उसके बाद है वैदिक संस्कृति से उनका मोह भंग हो गया था। नेक्स्ट है, आंसर देखिए आप लोगों को, उन्हें नव प्रभात का अग्रदूत भी कहा जाता है या फिर कहा गया है। सी जो है यहाँ पर गलत बताया, यानी कि वैदिक संस्कृति से उनका मोह भंग नहीं हुआ था भाई, वो तो उसके समर्थक थे ही बल्कि। तो ऑप्शन नंबर सी ही आंसर हो जाएगा इसमें। राजा राममोहन राय वैदिक संस्कृति को मानते थे वह, लेकिन उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, वर्ण व्यवस्था आदि की निंदा की थी। उनके बारे में दिए गए अन्य कथन बिल्कुल सही हैं, जो 3 कथन दिए हैं वो सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिरसा मुंडा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। पहले पढ़ा चुके हैं इस क्वेश्चन को टॉपिक वाइज सीरीज में, आई थिंक कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है, इन्होंने ही सर्वप्रथम आदिवासियों के लिए मसीहा शब्द का प्रयोग किया था। बता देती हूँ कहाँ पर क्वेश्चन मैंने कवर कराया, मतलब सेम क्वेश्चन कवर नहीं कराया लेकिन इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन कवर हो चुका है। जनजातियों वाले टॉपिक में जियोग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज जो है वनडे एग्जाम के लिए, उसमें। ठीक है, इसमें बताना है हमें सही कौन सा है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। देखिए, जो आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है वो है ठक्कर बापा, और इन्होंने ही यानी कि ठक्कर बापा ने ही सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का भी यूज़ किया था। तो इट मीन्स ये दोनों ही गलत हैं। आंसर क्या हुआ? डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी कि दोनों गलत हैं। बिरसा मुंडा नहीं बल्कि ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ठक्कर बापा ने आदिवासियों के लिए मसीहा नहीं बल्कि जनजातीय व आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। हाँ, मतलब वही है, लेकिन वो शब्द उन्होंने जो है ठक्कर बापा ने ही यूज़ किया था। ठीक है, जनजाति शब्द का जो भी था। सो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। और बाकी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 70 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मायने रखते हैं गाइस। इसके अलावा आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, टेस्ट सीरीज़ की है यूपीपीसीएस के लिए, सभी को पता है वैसे तो, जो न्यू स्टूडेंट है उनको बता देती हूँ। 16 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि ऑनलाइन होंगे, और टेस्ट के तुरंत बाद आपको सटीकता से एक रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाएगा। उसके अलावा आंसर की जो PDF होगी वो आप लोग अपने साथ डाउनलोड भी कर सकते हो, ऐसा प्रोसेस नहीं कि आप डाउनलोड ना कर पाओ। बाकी आयोग के पैटर्न के आधार पर जो है हमारे प्रश्न होंगे। फ़ीस जो है 299 है। कोई और क्वेरी है तो वो इस पर आप पूछ सकते हो, ठीक है, इस नंबर पे। इसके अलावा समीक्षा व सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है उसका भी सेम प्रोसेस, उसमें 15 फुल मॉक टेस्ट होंगे जिसमें हिंदी के भी होंगे और GS के भी। ऑनलाइन टेस्ट होंगे, PDF डाउनलोड कर सकते हो, और आयोग के जो नवीनतम पैटर्न है उस पर आधारित हमारे प्रश्न होंगे। बाकी फ़ीस आपकी 299 है। इस पर भी आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना और दूसरों का भी।